कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां एक चम्मच पदार्थ का वजन पूरे हिमालय से भी ज्यादा हो, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि रोशनी भी झुक जाती है और समय खुद धीमा पड़ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे अजीब और डरावनी वस्तु की, न्यूट्रॉन स्टार। जब कोई विशाल तारा मरता है तो उसकी मौत शांत नहीं होती। वह सुपरनोवा विस्फोट के साथ पूरे अंतरिक्ष को हिला देता है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। उस विस्फोट के बाद जो बचता है वह या तो ब्लैक होल बनता है या फिर उससे भी ज्यादा रहस्यमय चीज, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार एक ऐसा तारा है जिसका पूरा पदार्थ सिर्फ न्यूट्रॉन से बना होता है। इसका आकार किसी शहर जितना होता है, लेकिन द्रव्यमान सूरज से भी ज्यादा। यानी पूरी पृथ्वी को अगर आप समेट दें तो वह एक न्यूट्रॉन स्टार जितनी भी घनी नहीं होगी। न्यूट्रॉन स्टार पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से अरबों गुना ज्यादा होता है। चुंबकीय क्षेत्र इतना ताकतवर होता है कि वह लोहे को हजारों किलोमीटर दूर से खींच सकता है और तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक भौतिकी की प्रयोगशाला कहते हैं। चलिए इस रहस्यमय तारे की यात्रा शुरू करते हैं। दिल थाम के बैठे आप लोग। सोचिए, एक बहुत ही विशाल तारा, इतना बड़ा कि उसका जीवन खुद अपने ही भार से जूझ रहा हो। करोड़ों साल तक जलने के बाद एक दिन उसका ईंधन खत्म होने लगता है, संतुलन टूटता है और फिर एक जबरदस्त सुपरनोवा विस्फोट। ऐसा विस्फोट जो पूरे अंतरिक्ष को रोशनी से भर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस विस्फोट के बाद भी तारे का दिल, उसका कोर हार नहीं मानता। गुरुत्वाकर्षण उसे लगातार भीतर की ओर दबाता जाता है, इतना कि पदार्थ की हालत बदल जाती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं और यही जन्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार का। यह कोई साधारण तारा नहीं है। सिर्फ लगभग 10 किलोमीटर का दायरा, दिल्ली के एक हिस्से जितना, लेकिन द्रव्यमान हमारे सूरज से करीब 1.5 गुना ज्यादा। कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतनी छोटी सी जगह में इतना भारी वजूद कैसे समा सकता है। इसकी घनता परमाणु नाभिक जैसी होती है। एक चम्मच पदार्थ और पहाड़ों से ज्यादा वजन। ब्लैक होल के बाद ब्रह्मांड में इससे ज्यादा सघन कुछ नहीं जाना गया। और जिन तारों से ये पैदा होते हैं वे खुद भी मामूली नहीं होते। आमतौर पर 10 से 25 गुना सूरज के द्रव्यमान वाले तारे, जिनका ज्यादातर हिस्सा सुपरनोवा में उड़ जाता है और पीछे बचता है बस यह रहस्यमयी कोर। न्यूट्रॉन स्टार हमें यह याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ सुंदर नहीं है, वह क्रूर भी है, गहरा भी और हैरान कर देने वाला भी। और शायद हमारी समझ से आज भी एक कदम आगे। न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद खुद से नई गर्मी पैदा नहीं करते। समय के साथ साथ वे धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं। हालांकि उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी वे दूसरे तारों से टकरा सकते हैं या पास के किसी तारे से पदार्थ खींच सकते हैं, जिससे उनमें बदलाव आते रहते हैं। वैज्ञानिक मॉडलों के अनुसार न्यूट्रॉन स्टार लगभग पूरी तरह न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पर इतना ज्यादा दबाव होता है कि सामान्य पदार्थ में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। इन तारों को और ज्यादा सिकुड़ने से बचाने में एक खास बल मदद करता है, जिसे न्यूट्रॉन अपघटन दबाव, न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे व्हाइट ड्वार्फ तारे को इलेक्ट्रॉन अपघटन दबाव संभाल कर रखता है। लेकिन सिर्फ यही दबाव काफी नहीं होता। अगर न्यूट्रॉन स्टार का द्रव्यमान लगभग 0.7 सूर्यमान से ज्यादा हो जाए तो फिर परमाणु स्तर पर मौजूद प्रतिकर्षक बल, रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्सेस, भी उसे संभालने में मदद करने लगते हैं। फिर भी अगर तारे का द्रव्यमान एक सीमा से आगे निकल जाए, जिसे टोलमैन ओपेनहाइमर वोल्कॉफ सीमा कहते हैं, लगभग 2.2 से 2.9 सूर्यमान, तो कोई भी बल उसे संभाल नहीं पाता।
नतीजा यह होता है कि न्यूट्रॉन स्टार खुद में ढह जाता है और ब्लैक होल बन जाता है। अब तक पाया गया सबसे भारी न्यूट्रॉन स्टार PSR J0952 2NX07 है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 2.35 गुना है। बहुत आसान शब्दों में समझो, न्यूट्रॉन स्टार आसान बहुत छोटा लेकिन बेहद भारी तारा बनने के बाद यह ठंडा होता जाता है। इसके अंदर लगभग सब कुछ न्यूट्रॉन होता है। कुछ बल इसे टूटने से बचाते हैं, लेकिन अगर वजन बहुत ज्यादा हो गया, सीधा ब्लैक होल। अब तक का सबसे भारी न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल बनने के बिल्कुल करीब है। जब कोई बहुत बहुत बड़ा तारा बूढ़ा हो जाता है तो एक दिन उसके अंदर का बीच वाला हिस्सा अचानक खुद में ही गिर जाता है, ठीक वैसे जैसे अगर कोई बड़ा गुब्बारा अचानक पिचक जाए। जब ऐसा होता है तो तारा इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है कि वह एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। अब मजेदार बात यह है कि जैसे तुम घूमती हुई कुर्सी पर बैठे हो और अपने हाथ अंदर कर लो तो तुम तेज घूमने लगते हो, वैसे ही तारे का आकार छोटा होते ही उसकी घूमने की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए न्यूट्रॉन स्टार एक सेकंड में सैकड़ों बार घूम सकता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार इतने तेज घूमते हैं कि उनकी सतह की गति लगभग रोशनी की रफ्तार के 1/4 के बराबर होती है, जो इंसानी दिमाग के लिए कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार अपने सिरों से तेज रोशनी और रेडियो तरंगों की किरणें छोड़ते हैं। जब ये किरणें घूमते घूमते धरती की ओर आती हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष से कोई लाइट बार बार टिमटिमा रही हो। इन्हें ही पल्सर कहते हैं। 1977 में वैज्ञानिक जोसलिन बेल बर्नेल ने पहली बार ऐसे ही अजीब सिग्नल सुने थे और तभी दुनिया को पहली बार पता चला कि न्यूट्रॉन स्टार नाम की चीज सच में होती है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ऐसे करोड़ों नहीं बल्कि अरबों न्यूट्रॉन स्टार हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बहुत पुराने और ठंडे हो चुके हैं। इसलिए वे चुपचाप रहते हैं और कोई रोशनी नहीं भेजते, इसीलिए उन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार ऐसे भी होते हैं जो किसी दूसरे तारे के साथ जोड़ी में रहते हैं। ऐसे में वे अपने साथी तारे से पदार्थ खींच लेते हैं, जैसे कोई बहुत ताकतवर चुंबक लोहे को खींच ले। जब यह पदार्थ न्यूट्रॉन स्टार पर गिरता है तो बहुत ज्यादा गर्मी और तेज एक्सरे निकलती है, जिससे वैज्ञानिक उन्हें पहचान पाते हैं। इस प्रक्रिया से कुछ पुराने न्यूट्रॉन स्टार फिर से तेज घूमने लगते हैं और उन्हें मिलीसेकंड पल्सर कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूट्रॉन स्टार अपने साथी तारे को धीरे धीरे खत्म ही कर देता है या दोनों की जबरदस्त टक्कर हो जाती है। कुल मिलाकर न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड की सबसे अजीब, सबसे भारी और सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है, जो बहुत छोटे होते हुए भी इतनी ताकत रखते हैं कि इंसान आज भी उन्हें पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा है। न्यूट्रॉन स्टार की पढ़ाई आज के समय में ग्रेविटेशनल वेव खगोल शास्त्र का बहुत जरूरी हिस्सा है। इसे ऐसे समझो जैसे ब्रह्मांड की कंपनें सुनने की कोशिश करना। जब दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और धीरे धीरे घूमते हुए आखिर में आपस में टकरा जाते हैं तो उस जबरदस्त टक्कर से अंतरिक्ष समय में बहुत तेज लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों को ही ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। ये लहरें पानी की तरह नहीं होती, बल्कि खुद अंतरिक्ष और समय को हिला देती हैं, जैसे कोई बहुत भारी चीज चादर पर गिर जाए और पूरी चादर कांपने लगे। ऐसी टक्कर के समय एक बहुत चमकीली घटना भी होती है जिसे किलोनोवा कहते हैं, और साथ ही बहुत शक्तिशाली लेकिन बहुत छोटी अवधि के गामा रे विस्फोट भी निकलते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज और ताकतवर घटनाओं में गिने जाते हैं। साल 2017 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। धरती पर बने बेहद संवेदनशील उपकरणों लाइगो और विर्गो ने पहली बार सीधे तौर पर ऐसी ही ग्रेविटेशनल वेव को पकड़ा। इस घटना को GW1708 मंटान नाम दिया गया। यह पहली बार था जब इंसानों ने यह साफ साफ देखा कि दो न्यूट्रॉन स्टार टकराए और उससे निकली अंतरिक्ष की कंपनें धरती तक पहुंची। इससे पहले वैज्ञानिकों को ग्रेविटेशनल वेव का केवल अंदाजा ही था। वे इसे सीधे देख नहीं पाए थे, बल्कि उन्होंने इसे एक खास न्यूट्रॉन स्टार जोड़ी के व्यवहार से समझा था, जिसे हुल्स-टेलर पल्सर कहा जाता है। उस जोड़ी में दोनों न्यूट्रॉन स्टार धीरे धीरे एक दूसरे के और पास आते जा रहे थे, मानो उनकी ऊर्जा कहीं खो रही हो। वैज्ञानिकों ने गणना करके समझा कि यह खोई हुई ऊर्जा दरअसल ग्रेविटेशनल वेव के रूप में बाहर जा रही है। आपने सोचा है कि लाइगो क्या है? लाइगो का पूरा नाम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है।
यह एक बहुत ही संवेदनशील वैज्ञानिक प्रयोग है जिसे ब्रह्मांड की ग्रेविटेशनल वेव यानी अंतरिक्ष समय की हल्की सी कंपन पकड़ने के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में समझो, लाइगो ऐसा उपकरण है जो यह महसूस कर सकता है कि बहुत दूर अंतरिक्ष में किसी जबरदस्त घटना जैसे दो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल की टक्कर से अंतरिक्ष खुद थोड़ा सा हिल गया। लाइगो में दो बहुत लंबी एल आकार की सुरंगें होती हैं जिनकी लंबाई कई किलोमीटर होती है। इन सुरंगों में लेजर की किरणें चलाई जाती हैं। सामान्य हालत में ये किरणें बिल्कुल बराबर दूरी तय करती हैं, लेकिन जब कोई ग्रेविटेशनल वेव धरती से होकर गुजरती है तो वह अंतरिक्ष को इतना सा खींच और दबा देती है कि लेजर की दूरी में परमाणु से भी छोटी बदलावट आ जाती है। लाइगो इतना संवेदनशील है कि वह इसी नन्हे से फर्क को पकड़ लेता है। लाइगो की दो मुख्य वेधशालाएं अमेरिका में हैं ताकि यह पक्का हो सके कि जो संकेत मिल रहा है वह सच में अंतरिक्ष से आया है, न कि किसी ट्रक, भूकंप या मशीन की वजह से। जब दोनों जगह एक जैसा सिग्नल मिलता है तो वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि यह असली ब्रह्मांडीय घटना है। 2015 में लाइगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को सीधे पकड़ा जो दो ब्लैक होल की टक्कर से आई थी, और 2017 में लाइगो साथ में विर्गो ने दो न्यूट्रॉन स्टार के टकराने से आई ग्रेविटेशनल वेव दर्ज की, जिससे खगोल शास्त्र में एक नया दौर शुरू हुआ। सीधे शब्दों में कहें तो लाइगो ब्रह्मांड का कान है। यह हमें अंतरिक्ष को देखने के साथ साथ सुनने की ताकत देता है। ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है? ग्रेविटेशनल वेव का मतलब है अंतरिक्ष और समय में पैदा होने वाली लहरें। आसान शब्दों में समझो, अंतरिक्ष कोई खाली हवा नहीं है, बल्कि एक तरह की अदृश्य चादर जैसा है। जब ब्रह्मांड में कोई बहुत भारी चीज अचानक तेजी से हिलती जुलती है तो यह चादर कांपने लगती है। उसी कंपन को ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। मान लो तुम पानी से भरे तालाब में एक बड़ा पत्थर फेंक दो। पत्थर गिरते ही पानी में चारों तरफ गोल गोल लहरें फैल जाती हैं। अब यही उदाहरण अंतरिक्ष के लिए सोचो। जब दो बहुत भारी चीजें जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार आपस में घूमते हुए टकराती हैं तो वे अंतरिक्ष समय में लहरें बना देती हैं। ये लहरें अरबों साल तक सफर करती हुई धरती तक पहुंच सकती हैं। खास बात यह है कि ग्रेविटेशनल वेव रोशनी नहीं होती, न आवाज होती है। ये सीधे सीधे अंतरिक्ष की दूरी को थोड़ा सा खींचती और दबाती है। जब ये धरती से गुजरती है तो दो जगहों के बीच की दूरी इतनी सी बदल जाती है कि वह परमाणु से भी लाखों गुना छोटी होती है। इंसान इसे महसूस नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खास मशीनें जैसे लाइगो इसे पकड़ लेती हैं। ग्रेविटेशनल वेव तब बनती है जब कोई चीज बहुत भारी हो, बहुत तेजी से हिले या घूमे और उसकी गति अचानक बदले। इसीलिए रोजमर्रा की चीजों से ये नहीं बनती, बल्कि सिर्फ ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर घटनाओं से बनती है। इन लहरों की खोज ने विज्ञान को एक नई आंख दे दी है। अब वैज्ञानिक सिर्फ टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देख ही नहीं रहे, बल्कि ग्रेविटेशनल वेव के जरिए उसे सुन भी रहे हैं। इससे हमें ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का बिल्कुल नया तरीका मिला है। न्यूट्रॉन स्टार का ग्रेविटेशनल वेव से बहुत गहरा और सीधा संबंध है। इसी वजह से न्यूट्रॉन स्टार आज की खगोल शास्त्र में इतने जरूरी माने जाते हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार अकेला होता है तब वह आमतौर पर बहुत मजबूत ग्रेविटेशनल वेव नहीं बनाता, लेकिन जैसे ही दो न्यूट्रॉन स्टार एक जोड़ी बाइनरी सिस्टम में होते हैं, कहानी बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के चारों ओर तेजी से घूमते हैं। ये दोनों बेहद भारी होते हैं, इसलिए उनका घूमना अंतरिक्ष समय को लगातार हिलाता रहता है। इस घूमने से कमजोर लेकिन लगातार ग्रेविटेशनल वेव निकलती रहती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ये वेव ऊर्जा बाहर ले जाती है और इसी वजह से दोनों न्यूट्रॉन स्टार और पास आते जाते हैं। जब वे बहुत पास आ जाते हैं तो आखिरी पल में उनकी गति बेहद तेज हो जाती है। उसी समय ग्रेविटेशनल वेव अचानक बहुत ताकतवर हो जाती है, मानो ब्रह्मांड जोर से धड़क उठा हो।
फिर दोनों न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा जाते हैं। ये टक्कर ग्रेविटेशनल वेव का सबसे जबरदस्त स्रोत होती है। इसी तरह की घटना को 2017 में लाइगो और विर्गो ने पकड़ा था, जिसे GW70817 कहा जाता है। टक्कर के साथ साथ एक और कमाल की बात होती है। न्यूट्रॉन स्टार के टकराने से भारी तत्व बनते हैं। ग्रेविटेशनल वेव का नेचर, स्वभाव समझने के लिए सबसे पहले यह मान लो कि ये कोई हवा की लहर या पानी की लहर नहीं होती। ग्रेविटेशनल वेव दरअसल खुद अंतरिक्ष और समय की लहरें होती हैं, यानी ये जिस चीज में चलती हैं वही चीज हिलने लगती है। अंतरिक्ष को ऐसे समझो जैसे एक अदृश्य लचीली चादर। जब ब्रह्मांड में कोई बहुत भारी चीज जैसे 2 न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल तेजी से घूमती है या टकराती है, तो यह चादर हिलती है और उसी हिलने का फैलना ग्रेविटेशनल वेव कहलाता है। इन वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, मतलब ये चलने की दिशा के लंबवत असर डालती है। जब ग्रेविटेशनल वेव किसी जगह से गुजरती है तो वह दूरी को एक दिशा में थोड़ा खींचती है और दूसरी दिशा में थोड़ा दबाती है, फिर उल्टा करती है, जैसे कोई रबर की शीट को बार बार खींच छोड़ रहा हो। खास बात यह है कि यह असर बेहद छोटा होता है, परमाणु से भी लाखों गुना छोटा, इसलिए इंसान इसे महसूस नहीं कर सकता, लेकिन लाइगो जैसी मशीनें इसे पकड़ लेती हैं। ग्रेविटेशनल वेव का नेचर यह भी है कि ये रोशनी की गति से चलती है। इन्हें कोई रोक नहीं सकता, न गैस, न धूल, न तारे, न ग्रह। ये सीधे अंतरिक्ष के आर पार गुजर जाती है। इसी वजह से ये हमें उन घटनाओं की खबर भी दे देती है जिन्हें सामान्य टेलीस्कोप कभी नहीं देख पाते, जैसे 2 ब्लैक होल की टक्कर। एक और जरूरी बात यह है कि ग्रेविटेशनल वेव ऊर्जा लेकर चलती है। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं तो ये वेव बाहर जाती रहती है और सिस्टम की ऊर्जा कम होती जाती है। इसी कारण दोनों तारे धीरे धीरे पास आते हैं और आखिर में टकरा जाते हैं। यह बात पहले गणनाओं से समझी गई थी और बाद में सीधे मापकर साबित भी हो गई। इनका नेचर यह भी है कि ये बहुत कमजोर लेकिन बहुत सच्ची होती हैं। कमजोर इसलिए क्योंकि धरती तक आते आते इनका असर बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन सच्ची इसलिए क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती। जो हुआ है वही जानकारी सीधे लेकर आती हैं, न रोशनी की तरह मुड़ती हैं, न रास्ते में बिखरती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रेविटेशनल वेव का नेचर यह है कि वे अंतरिक्ष समय की अदृश्य कंपन है जो रोशनी की गति से चलती है, दूरी को खींचती दबाती है, हर रुकावट को पार कर लेती है और हमें ब्रह्मांड की सबसे जबरदस्त घटनाओं की सच्ची कहानी सुनाती है। ग्रेविटेशनल वेव का उपयोग किसी रोजमर्रा की मशीन की तरह नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड को समझने की एक नई शक्ति है। इसका सबसे बड़ा उपयोग यह है कि इससे हम उन घटनाओं के बारे में जान पाते हैं जिन्हें सामान्य टेलीस्कोप कभी नहीं देख सकते। जैसे जब 2 ब्लैक होल या 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो वहां से रोशनी बहुत कम या बिल्कुल नहीं निकलती, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव जरूर निकलती है। इन्हें पकड़कर वैज्ञानिक सीधे यह जान लेते हैं कि इतनी दूर अंतरिक्ष में क्या हुआ, कितने भारी पिंड थे, कितनी तेज टक्कर हुई और टक्कर के बाद क्या बना। ग्रेविटेशनल वेव का एक बहुत बड़ा उपयोग ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार को समझने में है। ब्लैक होल को हम सीधे देख नहीं सकते, लेकिन जब 2 ब्लैक होल टकराते हैं तो उनसे निकली ग्रेविटेशनल वेव हमें उनकी आवाज सुना देती है। इसी तरह न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर से यह पता चलता है कि उनके अंदर का पदार्थ कैसा होता है, जो धरती पर किसी भी प्रयोगशाला में संभव नहीं है। इससे हमें पदार्थ की सबसे चरम अवस्था को समझने में मदद मिलती है। एक और महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि ग्रेविटेशनल वेव आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी की जांच करती है। आइंस्टीन ने लगभग 100 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि अंतरिक्ष समय में लहरें बन सकती हैं। आज जब लाइगो और विर्गो जैसी वेधशालाएं इन्हें पकड़ती हैं तो यह सिद्ध होता है कि हमारा भौतिकी का सिद्धांत सही दिशा में है। अगर कभी ग्रेविटेशनल वेव का व्यवहार अलग मिला तो इससे नए भौतिक नियम खोजे जा सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव का उपयोग
ब्रह्मांड के इतिहास को समझने में भी है। ये लहरें धूल, गैस या तारों से नहीं रुकती, इसलिए बहुत पुराने समय की घटनाओं की जानकारी सीधे हम तक पहुंचा सकती हैं। भविष्य में वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि वे बिग बैंग के बहुत शुरुआती समय से आई ग्रेविटेशनल वेव भी पकड़ पाएंगे, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में गहरी जानकारी मिलेगी। चलिए समझते हैं ये न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनते हैं। बहुत समय पहले अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा तारा होता है जो हमारे सूरज से 8 गुना या उससे भी ज्यादा भारी होता है। ऐसा तारा अपनी जिंदगी में लगातार जलता रहता है और अपने अंदर तरह तरह के तत्व बनाता रहता है। शुरुआत में वह हाइड्रोजन जलाता है, फिर हीलियम और धीरे धीरे और भारी तत्व बनते जाते हैं। बहुत लंबे समय के बाद उसके बीच में एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जो लोहे आयरन से भर जाता है। अब दिक्कत यह है कि लोहे से आगे तारा ऊर्जा नहीं बना सकता, मतलब तारे के इंजन का ईंधन खत्म हो जाता है। अब सोचो, जैसे किसी इमारत के नीचे वाले खंभे अचानक कमजोर हो जाएं। तारे के बीच वाला हिस्सा अब अपने वजन को संभाल नहीं पाता। पहले उसे एक खास तरह का दबाव संभाले रहता है, लेकिन जैसे जैसे बाहर की परतों से और वजन उस पर पड़ता है, वह दबाव भी हार जाता है। फिर तारे का बीच वाला हिस्सा अचानक अंदर की ओर गिरने लगता है। यह गिरना इतना जबरदस्त होता है कि तापमान अरबों डिग्री तक पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी में लोहे के परमाणु टूटने लगते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। इस दौरान बहुत सारी अदृश्य कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रिनो कहते हैं। अब एक समय ऐसा आता है जब तारे का बीच वाला हिस्सा इतना ज्यादा दब जाता है कि वह लगभग परमाणु के जितना सघन हो जाता है। तब न्यूट्रॉन एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और एक नई ताकत काम करने लगती है जो इस गिरने को रोक देती है। उसी पल तारे की बाहरी परतें जो अंदर की ओर गिर रही थीं, जोर से उछलकर बाहर की तरफ फेंक दी जाती है। यही जबरदस्त धमाका हमें सुपरनोवा के रूप में दिखाई देता है और तारे के बीच में जो बहुत छोटा, बहुत भारी और बहुत सख्त गोला बचता है, वही कहलाता है न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर तारे का बचा हुआ हिस्सा बहुत ज्यादा भारी हो जाए, लगभग सूरज से 3 गुना ज्यादा, तो फिर न्यूट्रॉन भी उसे संभाल नहीं पाते। तब वह और ज्यादा सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है। अब एक और मजेदार बात समझो, जब तारा सिकुड़ता है तो वह अपनी घूमने की गति नहीं भूलता। जैसे अगर तुम घूमते हुए अपने हाथ अंदर कर लो तो तेज घूमने लगते हो, वैसे ही न्यूट्रॉन स्टार भी बहुत छोटा हो जाने के कारण बेहद तेज घूमने लगता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार तो 1 सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं। बाद में करोड़ों साल में धीरे धीरे उनकी रफ्तार कम होती है। न्यूट्रॉन स्टार इतना घना होता है कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत भयानक होती है। अगर कोई चीज उस पर गिरे तो वह इतनी तेजी से नीचे खींचती है कि उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के आधे से भी ज्यादा हो सकती है। वहां की गुरुत्वाकर्षण ताकत इतनी जोरदार होती है कि अगर कोई चीज पास जाए तो वह खींचकर लंबी पतली हो जाए, जैसे स्पैगेटी की डंडी। इसे वैज्ञानिक मजाक में स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। तो आसान शब्दों में, न्यूट्रॉन स्टार एक मरे हुए बहुत बड़े तारे का दिल होता है, बहुत छोटा, बहुत भारी, बहुत तेज घूमने वाला और इतनी ज्यादा ताकत वाला कि वह ब्रह्मांड की सबसे अजीब और रहस्यमयी चीजों में से एक बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार इतना ज्यादा घना और भारी होता है कि वैज्ञानिक आज तक यह ठीक ठीक नहीं जान पाए हैं कि उसके अंदर का पदार्थ असल में कैसा बर्ताव करता है। किसी भी चीज के लिए यह समझने के लिए कि वह दबने पर, गर्म होने पर या ठंडी होने पर क्या करेगी, वैज्ञानिक एक नियम बनाते हैं जिसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। यह नियम बताता है कि इतने दबाव पर इतनी घनता में पदार्थ कैसे रहेगा। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के साथ समस्या यह है कि वह ब्रह्मांड की दूसरी सबसे घनी चीज है। उससे ज्यादा घना सिर्फ ब्लैक होल होता है। उसकी घनता इतनी ज्यादा है कि धरती पर किसी भी लैब में वैसा पदार्थ बनाना नामुमकिन है।
इसीलिए जैसे गैस या धातु को हम प्रयोगशाला में जांच लेते हैं, न्यूट्रॉन स्टार के पदार्थ को वैसा जांचना संभव नहीं है। ऊपर से मुश्किल यह भी है कि न्यूट्रॉन स्टार हमसे बहुत दूर है, कई पारसेक दूर, यानी हम उनके पास जाकर उन्हें काट छांट कर देख ही नहीं सकते। इसलिए वैज्ञानिक सिर्फ गणना, गणित और दूर से मिली जानकारी के सहारे अंदाजा लगाते हैं। इतना पता है कि न्यूट्रॉन स्टार का पदार्थ साधारण नहीं होता, वह कुछ कुछ बहुत दबे हुए गैस जैसा होता है, लेकिन उसे सफेद बौने तारे, व्हाइट ड्वार्फ की तरह सरल नियमों से समझा भी नहीं जा सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वहां साधारण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम काम नहीं करता, बल्कि आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत लगाना पड़ता है। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर हालात इतने अजीब होते हैं कि वहां ऐसे ऐसे प्रभाव आते हैं जो रोजमर्रा की दुनिया में कभी नहीं दिखते। जैसे कणों का व्यवहार क्वांटम नियमों से चलता है, कणों के बीच की ताकतें बदल जाती हैं और पदार्थ कभी कभी सुपर फ्लूइड या सुपर कंडक्टर जैसा बर्ताव करने लगता है। मतलब ऐसा पदार्थ जो बिना रुकावट के बह सकता है या जिसमें बिजली बिना नुकसान के दौड़ सकती है। अगर हम न्यूट्रॉन स्टार को परतों में सोचें तो बाहर की परत में साधारण परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर परमाणु अजीब अजीब आकार लेने लगते हैं और उनमें न्यूट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और सबसे अंदर यानी कोर में पदार्थ इतना ज्यादा दब जाता है कि ज्यादातर चीजें सिर्फ न्यूट्रॉन से बनी होती हैं। हो सकता है कि सबसे गहरे हिस्से में तो और भी अजीब चीजें हों जिनके बारे में हमें अभी सिर्फ अंदाजा है। यही सबसे बड़ा रहस्य है, इन अलग अलग परतों में पदार्थ कैसे बदलता है और एक परत से दूसरी परत में जाते समय क्या क्या बदलाव होते हैं। अगर कभी न्यूट्रॉन स्टार की सही इक्वेशन ऑफ स्टेट मिल जाए तो उससे हमें यह समझ आ जाएगा कि न्यूट्रॉन स्टार का आकार कितना होगा, उसका द्रव्यमान कितना हो सकता है, उसकी सतह कितनी मजबूत होगी और उसके अंदर ध्वनि कितनी तेज चल सकती है। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि परमाणु के अंदर की सबसे मजबूत ताकत, जिसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, असल में कैसे काम करती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक न्यूट्रॉन स्टार को प्रकृति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार के बिल्कुल बीच में न्यूट्रॉन टूटकर उनके अंदर के कण यानी क्वार्क आजाद हो सकते हैं। तब वहां ऐसा पदार्थ होगा जो धरती पर कभी नहीं बनाया जा सकता। इस पदार्थ को समझने के नियम क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स QCD से आते हैं, और क्योंकि हम इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, इसलिए हमारी ज्यादातर जानकारी सिर्फ थ्योरी पर टिकी है। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग नियम सुझाते हैं और हर नियम से न्यूट्रॉन स्टार का आकार, द्रव्यमान और व्यवहार थोड़ा अलग निकलता है। कुछ नियम कहते हैं कि पदार्थ आसानी से दब जाता है, कुछ कहते हैं कि वह बहुत सख्त होता है। इसे ही कहते हैं सॉफ्ट और स्टिफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर पदार्थ नरम है तो दबाव धीरे धीरे बढ़ता है, अगर सख्त है तो दबाव बहुत तेजी से बढ़ता है। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर अलग अलग जगह पर यह व्यवहार बदल भी सकता है, क्योंकि वहां पदार्थ की अवस्था बदलती रहती है। इसलिए आसान शब्दों में कहें तो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर क्या है और वह कैसे व्यवहार करता है, यह आज भी विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश में वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे गहरे नियमों को समझने के और भी करीब पहुंच रहे हैं। क्वार्क क्या है और न्यूट्रॉन स्टार से उसका क्या संबंध है, इसे बहुत आसान भाषा में समझो। क्वार्क किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे बुनियादी कणों में से एक होते हैं। जैसे घर ईंटों से बनता है, वैसे ही परमाणु के अंदर के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं। हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। आम भाषा में कहें तो क्वार्क प्रोटॉन न्यूट्रॉन की ईंटें हैं। ये क्वार्क आपस में एक बहुत ताकतवर बल से जुड़े रहते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। यह बल इतना मजबूत होता है कि आम हालात में क्वार्क कभी अकेले नहीं मिलते, हमेशा समूह में ही रहते हैं।
अब न्यूट्रॉन स्टार की बात करें। न्यूट्रॉन स्टार बनता है जब एक बहुत बड़ा तारा मरते समय इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। इस वजह से पूरा तारा लगभग न्यूट्रॉन का एक विशाल गोला बन जाता है। यहां घनता इतनी ज्यादा होती है कि एक चम्मच पदार्थ का वजन पहाड़ जितना हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार के बाहरी हिस्सों में न्यूट्रॉन लगभग वैसे ही रहते हैं जैसे हम उन्हें जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम तारे के केंद्र की ओर जाते हैं, दबाव और घनता इतनी बढ़ जाती है कि न्यूट्रॉन अपनी पहचान खोने लगते हैं। अब यहां एक बहुत रोचक संभावना आती है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि इतनी ज्यादा घनता पर न्यूट्रॉन के अंदर के क्वार्क खुल सकते हैं, मतलब न्यूट्रॉन टूटने लगे और उनके अंदर बंद क्वार्क आजाद होकर एक तरह के समुद्र में तैरने लगे। अगर ऐसा होता है तो न्यूट्रॉन स्टार के बीच में एक अलग ही तरह का पदार्थ होगा जिसे क्वार्क मैटर कहते हैं। यह पदार्थ न तो सामान्य ठोस है, न गैस, न द्रव, बल्कि कुछ ऐसा जो धरती पर कभी देखा या बनाया नहीं गया। इसी वजह से न्यूट्रॉन स्टार को वैज्ञानिक प्राकृतिक प्रयोगशाला कहते हैं, जहां ब्रह्मांड खुद ऐसे प्रयोग कर रहा है जो इंसान नहीं कर सकता। क्वार्क और न्यूट्रॉन स्टार का रिश्ता यहीं खत्म नहीं होता। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर क्वार्क कैसे बर्ताव करते हैं, इससे यह तय होता है कि तारा कितना बड़ा होगा, कितना भारी हो सकता है और क्या वह न्यूट्रॉन स्टार ही रहेगा या और सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाएगा। यानी क्वार्क का व्यवहार सीधे सीधे न्यूट्रॉन स्टार की किस्मत तय कर सकता है। सीधे शब्दों में समझो तो क्वार्क ऑस पदार्थ की सबसे छोटी ईंटें, न्यूट्रॉन स्टार ऑस ऐसी जगह जहां ये ईंटें भी टूट सकती हैं। न्यूट्रॉन स्टार की सबसे खास बात होती है उसकी डेंसिटी, घनता और प्रेशर, दबाव। ये इतनी ज्यादा होती है कि दिमाग चकरा जाए। एक न्यूट्रॉन स्टार का आकार बहुत छोटा होता है, लगभग 10 किलोमीटर का गोला, जबकि एक व्हाइट ड्वार्फ तारा करीब 6000 किलोमीटर का होता है, लगभग पृथ्वी जितना बड़ा। यानी न्यूट्रॉन स्टार आकार में बहुत छोटा लेकिन वजन में बेहद भारी होता है। न्यूट्रॉन स्टार की औसत घनता लगभग 3017 से 6,2017 किलो प्रति घन मीटर होती है। इसे आसान शब्दों में कहें तो यह घनता परमाणु के नाभिक जितनी होती है। यानी जितनी घनता एक छोटे से परमाणु के बीच में होती है, उतनी ही घनता एक पूरे तारे में। जैसे किसी चीज को इतना दबा दिया जाए कि उसके अंदर लगभग कोई खाली जगह न बचे। लेकिन यह घनता हर जगह एक जैसी नहीं होती। न्यूट्रॉन स्टार की ऊपरी सतह, क्रस्ट पर घनता कम होती है और जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं, घनता लगातार बढ़ती जाती है। केंद्र के पास पहुंचकर यह घनता सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक वैसे जैसे धरती के अंदर जाते जाते दबाव और तापमान बढ़ते जाते हैं। अब दबाव की बात करें। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसे रोजमर्रा की भाषा में समझाना मुश्किल है। उसकी अंदरूनी परतों में दबाव 31 से 34 पास्कल तक पहुंच जाता है। यह इतना ज्यादा है कि अगर कोई साधारण पदार्थ वहां हो तो वह तुरंत चूर चूर हो जाएगा। यही दबाव न्यूट्रॉन स्टार को अपने आप में समेटे रखता है। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझो। अगर तुम न्यूट्रॉन स्टार के पदार्थ का सिर्फ एक चम्मच ले आओ तो उसका वजन अरबों टन होगा, इतना कि वह मिस्र के महान पिरामिड से भी सैकड़ों गुना भारी होगा। और अगर पूरी पृथ्वी को न्यूट्रॉन स्टार जैसी घनता में दबा दिया जाए तो वह सिर्फ 300 मीटर के गोले में समा जाएगी, यानी एक बड़े स्टेडियम जितनी। कई किताबों में न्यूट्रॉन स्टार को बहुत बड़ा परमाणु नाभिक कहा जाता है। यह बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि दोनों की घनता लगभग बराबर होती है और दोनों न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क भी है। परमाणु का नाभिक स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ा होता है, जबकि न्यूट्रॉन स्टार को जोड़े रखती है उसकी भयानक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी। इसके अलावा परमाणु का नाभिक हर जगह एक जैसा होता है,
जबकि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर कई परतें होती हैं। हर परत की घनता और बनावट अलग अलग होती है। वैज्ञानिक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर का सही नियम यानी उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट अभी तक पूरी तरह नहीं जानते। वजह यह है कि अलग अलग नियम मानने पर न्यूट्रॉन स्टार का आकार, वजन और व्यवहार अलग अलग निकलता है। इसलिए वैज्ञानिक सीधे नियम तय नहीं करते, बल्कि यह देखते हैं कि असली ब्रह्मांड में जो दिख रहा है उससे कौन सा नियम मेल खाता है। इन्हीं असली मापों को कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। आज के समय में सबसे ज्यादा मदद दो खास उपकरणों से मिल रही है। एक है लाइगो जो ग्रेविटेशनल वेव पकड़ता है और दूसरा है नाइसर जो अंतरिक्ष में लगा एक एक्स-रे टेलीस्कोप है। नाइसर खास तौर पर न्यूट्रॉन स्टार, खासकर पल्सर को देखता है। जब कोई पल्सर किसी दूसरे तारे के साथ जोड़ी में घूमता है तो उसकी चाल, रोशनी और एक्स-रे से वैज्ञानिक यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह पल्सर कितना भारी है और उसका आकार कितना बड़ा है। इसी तरह 2021 में वैज्ञानिकों ने एक खास पल्सर PSR J0748 +6620 को देखकर यह पता लगाया कि अगर न्यूट्रॉन स्टार का वजन सूरज से लगभग 1.4 गुना हो तो उसका रेडियस करीब 12 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूट्रॉन स्टार बहुत छोटा भी नहीं हो सकता और बहुत बड़ा भी नहीं। इससे कई गलत सिद्धांत अपने आप बाहर हो गए। अब लाइगो की भूमिका समझो। जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो वे ग्रेविटेशनल वेव पैदा करते हैं। ये वेव सिर्फ टक्कर की खबर नहीं देती, बल्कि यह भी बताती हैं कि तारे कितने सख्त या कितने नरम थे। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत नरम पदार्थ से बना हो तो टक्कर के समय वह ज्यादा मुड़ता टूटता है। अगर बहुत सख्त हो तो कम मुड़ता है। इस मुड़ने को वैज्ञानिक टाइडल डिफॉर्मेबिलिटी कहते हैं। 2017 में हुई ऐतिहासिक घटना GW17COA-7 जिसमें दो न्यूट्रॉन स्टार टकराए थे, उससे लाइगो को ऐसी जानकारी मिली कि वैज्ञानिकों ने इक्वेशन ऑफ स्टेट के कई पूरे परिवार ही गलत मानकर हटा दिए। यानी बहुत सारे पुराने सिद्धांत इस एक घटना से फेल हो गए। अब जो सिद्धांत बचे हैं वे वही हैं जो लाइगो और नाइसर दोनों के डेटा से मेल खाते हैं। यह काम यही नहीं रुका। न्यूक्लियर फिजिक्स के वैज्ञानिक पहले कागज पर अलग अलग नियम बनाते हैं, फिर खगोल शास्त्री कंप्यूटर पर नकली न्यूट्रॉन स्टार टक्कर की सिमुलेशन चलाते हैं। इन सिमुलेशन से वे देखते हैं कि किस नियम पर कैसी ग्रेविटेशनल वेव निकलनी चाहिए। फिर जब असली ब्रह्मांड से वेव आती है तो उसकी तुलना की जाती है। जो नियम मेल नहीं खाते वे बाहर हो जाते हैं। भविष्य में इससे भी ज्यादा ताकतवर मशीनें आने वाली हैं, जैसे कॉस्मिक एक्सप्लोरर। ये और भी हल्की सी ग्रेविटेशनल वेव पकड़ पाएंगी। तब न्यूट्रॉन स्टार के अंदर के नियम और ज्यादा सख्ती से तय किए जा सकेंगे। न्यूट्रॉन स्टार इतना भारी और घना होता है कि उसे समझाने के लिए साधारण गुरुत्वाकर्षण के नियम काम नहीं आते। यहां आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी लगाना पड़ता है। इसी से एक खास नियम निकलता है जिसे कहते हैं टोल्मन-ओपेनहाइमर-वोल्कोफ TOV इक्वेशन। सरल शब्दों में समझो, TOV इक्वेशन एक ऐसा नियम है जो बताता है कि न्यूट्रॉन स्टार अपने ही वजन के नीचे दबकर क्यों नहीं टूट जाता। यानी अंदर का दबाव, प्रेशर और बाहर की ओर खींचने वाली ग्रेविटी आपस में कैसे संतुलन बनाती है। अब कहानी ऐसे सोचो, मान लो न्यूट्रॉन स्टार गोल है और बिल्कुल शांत है, न फैल रहा है न सिकुड़ रहा है। उसके हर छोटे से हिस्से पर ऊपर से पूरा तारा दबाव डाल रहा है। अंदर की ओर जबरदस्त ग्रेविटी खींच रही है, बाहर की ओर पदार्थ का प्रेशर धक्का दे रहा है। TOV इक्वेशन यही हिसाब लगाती है कि किसी दूरी पर सेंटर से दबाव कितना होना चाहिए, उस दूरी तक कितना द्रव्यमान जमा हो चुका है। इसलिए इसमें दो बातें साथ साथ चलती हैं। पहली बात, जैसे जैसे हम तारे के केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं दबाव बदलता है। TOV इक्वेशन बताती है कि दबाव कितनी तेजी से घटेगा। यह सिर्फ ग्रेविटी पर नहीं बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ कितना घना है और कितना दबाव बना सकता है।
दूसरी बात, जैसे जैसे बाहर जाते हैं तारे का कुल वजन मैस बढ़ता जाता है, क्योंकि हर परत में और पदार्थ जुड़ता जाता है। टीओवी इक्वेशन यह भी बताती है कि किस दूरी पर कितना मैस जमा हो चुका है। अब बहुत जरूरी बात समझो, टीओवी इक्वेशन अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसे पहले यह जानना पड़ता है कि दबाव और घनता का रिश्ता क्या है, यानी वही चीज जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो क्रम ऐसा होता है, वैज्ञानिक पहले मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर का पदार्थ कैसा है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। फिर उस इक्वेशन को टीओवी इक्वेशन में डालते हैं, कंप्यूटर से हिसाब लगवाते हैं और देखते हैं कि उससे तारे का आकार, रेडियस और वजन, मैस क्या निकलता है। अगर निकला हुआ आकार और वजन असली ब्रह्मांड में देखे गए न्यूट्रॉन स्टार से मेल खाता है तो वह इक्वेशन ऑफ स्टेट सही मानी जाती है। अगर मेल नहीं खाता तो वह गलत मानकर हटा दी जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि टीओवी इक्वेशन न्यूट्रॉन स्टार का ढांचा, स्ट्रक्चर बनाने की मशीन है। यह हमें बताती है कि तारा कितना बड़ा हो सकता है, कितना भारी हो सकता है और किस हालत में वह टूटकर ब्लैक होल बन जाएगा। आसान शब्दों में आखिरी बात, इक्वेशन ऑफ स्टेट बताती है अंदर का पदार्थ कैसा है, टीओवी इक्वेशन बताती है उसी पदार्थ से बना तारा कैसा दिखेगा। इन्हीं दोनों को मिलाकर वैज्ञानिक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, बिना वहां गए, सिर्फ गणित और प्रकृति के नियमों से। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक नरम स्पंज है, तुम उसे हल्के से दबाते हो तो वह थोड़ा सिकुड़ जाता है। दबाव बढ़ा, घनत्व थोड़ा बढ़ा। अब तुम और जोर से दबाते हो, स्पंज और ज्यादा सिकुड़ जाता है। यहां तक सब कुछ सीधा साधा लगता है, जितना दबाव उतना ज्यादा सिमटना, उतना ज्यादा घनत्व। यही हमारी रोजमर्रा की दुनिया का नियम है, जहां पत्थर, पानी, हवा सब लगभग ऐसे ही बर्ताव करते हैं। अब जरा सोच बदलो, वही स्पंज अचानक जिंदा हो जाए और कहे, मैं इससे ज्यादा सिकुड़ नहीं सकता। तुम दबाव बढ़ा रहे हो, लेकिन वह अड़ जाता है। असल में ब्रह्मांड में भी ऐसा होता है। जब पदार्थ बहुत ज्यादा सिमट जाता है तो सिर्फ दबाव ही काम नहीं करता, बल्कि प्रकृति के गहरे नियम बीच में आ जाते हैं। अब कहानी को अंतरिक्ष में ले चलते हैं। एक तारा मर रहा है और उसका सारा पदार्थ अपने ही गुरुत्वाकर्षण से अंदर की ओर गिर रहा है। जैसे जैसे तारा सिकुड़ता है, अंदर का दबाव बढ़ता जाता है। शुरुआत में घनत्व बढ़ना आसान है, परमाणु पास आते हैं, फिर और पास। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बस अब और नहीं। यह कोई भावनात्मक बात नहीं, यह क्वांटम फिजिक्स का नियम है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की जगह छीन नहीं सकते। यहां दबाव बढ़ता रहता है, लेकिन घनत्व उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। यही वजह है कि व्हाइट ड्वार्फ तारे वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अगर तारा बहुत भारी हो तो गुरुत्वाकर्षण इतना निर्दयी होता है कि वह इस रोक को भी तोड़ देता है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। सोचो, जैसे शहर के सारे घर तोड़कर ईंट पत्थर को पिघलाकर एक ठोस गोला बना दिया गया हो। यहां दबाव और घनत्व का रिश्ता बिल्कुल अजीब हो जाता है। अब दबाव बढ़ाने का मतलब सिर्फ ज्यादा पास लाना नहीं है, बल्कि न्यूट्रॉनों के अंदर की क्वांटम प्रकृति से लड़ना है। न्यूट्रॉन स्टार में दबाव इतना भयानक होता है कि एक चम्मच पदार्थ का वजन पहाड़ों से ज्यादा हो जाता है। यहां दबाव बढ़ाने पर घनत्व थोड़ा सा ही बढ़ता है, क्योंकि पदार्थ पहले ही लगभग परमाणु नाभिक जितना सघन हो चुका होता है। जैसे किसी भरी हुई ट्रेन में लोग पहले ही चिपके हुए हैं, अब धक्का देने से जगह नहीं बनती, बस दर्द बढ़ता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार का अंदरूनी व्यवहार सामान्य समझ से बाहर है। और यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अगर दबाव और बढ़े तो शायद न्यूट्रॉन भी टूट जाए और उनके अंदर के क्वार्क आजाद हो जाए। तब घनत्व और दबाव का रिश्ता फिर बदल सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक आज भी नहीं जानते कि न्यूट्रॉन स्टार के दिल में असल में क्या है। दबाव बढ़ाना हमेशा घनत्व बढ़ाए ऐसा जरूरी नहीं।
कभी कभी दबाव बस यह तय करता है कि पदार्थ किस रूप में मौजूद रहेगा। तो आसान शब्दों में, दबाव और घनत्व का रिश्ता एक सीधी रेखा नहीं है। शुरुआत में दोस्ती जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हालात चरम पर जाते हैं, यह रिश्ता अजीब, जिद्दी और रहस्यमय हो जाता है। और यही न्यूट्रॉन स्टार को ब्रह्मांड की सबसे रोमांचक चीजों में से एक बना देता। न्यूट्रॉन स्टार को हम सीधे देख नहीं सकते, लेकिन उससे निकलने वाली रोशनी और रेडियो तरंगों की वजह से हम उसकी मौजूदगी पहचान लेते हैं। ये रोशनी साधारण नहीं होती, बल्कि बहुत सटीक और नियमित होती है। खासकर जब कोई न्यूट्रॉन स्टार घूमते घूमते नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें भेजता है, तो उसे हम पल्सर कहते हैं। अब जरा इसकी कल्पना करो, एक न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से घूम रहा है और उसका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बेहद ताकतवर है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हर न्यूट्रॉन तारा पल्सर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पल्सर तो न्यूट्रॉन तारों का सिर्फ एक प्रकार है। कुछ न्यूट्रॉन तारे बहुत तेजी से घूमते हैं और उनके चुंबकीय ध्रुवों से रेडियो तरंगें निकलती हैं। जब ये तरंगें पृथ्वी की ओर आती हैं, तो हमें एक तय समय पर सिग्नल मिलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लाइट हाउस घूम घूम कर रोशनी भेज रहा हो। ऐसे न्यूट्रॉन तारों को हम पल्सर कहते हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रॉन तारे ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के साफ साफ रेडियो सिग्नल नहीं भेजते। वे पल्सर की तरह धड़कते नहीं दिखते, इसलिए उन्हें नॉन पल्सेटिंग न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। हालांकि ये पूरी तरह शांत भी नहीं होते। इनमें कभी कभी चमक में बहुत हल्का सा बदलाव देखा जा सकता है, लेकिन वह इतना नियमित और तेज नहीं होता कि हम उसे पल्सर की तरह पहचान सकें। ऐसे न्यूट्रॉन तारे ज्यादातर रेडियो में नहीं, बल्कि एक्स-रे में दिखाई देते हैं। ये अक्सर सुपरनोवा के बचे हुए बादल के ठीक बीच में पाए जाते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक इन्हें सेंट्रल कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट यानी सीसीओ कहते हैं। इसका मतलब है सुपरनोवा अवशेष के केंद्र में मौजूद एक बहुत छोटा और घना पिंड। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सीसीओ आमतौर पर युवा न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो अभी अभी बने हैं और रेडियो तरंगों में शांत रहते हैं। इसलिए दूरबीनों से देखने पर हमें कोई रेडियो पल्स नहीं मिलता, लेकिन एक्स-रे टेलीस्कोप से देखने पर उनकी मौजूदगी साफ दिख जाती है। आसान शब्दों में कहें तो न्यूट्रॉन तारे एक ही जैसे नहीं होते। कुछ बहुत शोर मचाते हैं और पल्सर बन जाते हैं, जबकि कुछ शांत रहते हैं और सिर्फ एक्स-रे में ही अपनी कहानी बताते हैं। पल्सर दरअसल एक ऐसा न्यूट्रॉन तारा होता है जो बहुत तेजी से घूमता है और जिसके चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। इन चुंबकीय ध्रुवों से रेडियो तरंगें या कभी-कभी एक्स-रे की किरणें निकलती हैं। जब यह तारा घूमता है तो ये किरणें अंतरिक्ष में झाड़ू की तरह घूमती हैं। अगर इनमें से कोई किरण पृथ्वी की दिशा में आ जाती है, तो हमें बराबर समय के अंतराल पर सिग्नल मिलता है। यही कारण है कि पल्सर हमें धक धक करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई कॉस्मिक घड़ी काम कर रही हो। इसलिए पल्सर की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नियमित पल्स, यानी तय समय पर आने वाला सिग्नल। इसके उलट नॉन पल्सर न्यूट्रॉन तारे भी उतने ही घने और शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे इस तरह के साफ और नियमित सिग्नल नहीं भेजते। या तो उनकी रेडियो किरणें पृथ्वी की ओर नहीं होती, या फिर उनका चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन ऐसा नहीं होता कि हमें पल्स दिखाई दे। इसका मतलब यह नहीं कि वे ऊर्जा नहीं छोड़ते, बल्कि वे ज्यादातर एक्स-रे के रूप में धीरे धीरे चमकते रहते हैं। इनमें कभी कभी हल्का सा बदलाव दिख सकता है, लेकिन वह पल्सर जैसा सटीक और नियमित नहीं होता। जब कोई बड़ा तारा सुपरनोवा बनकर फटता है, तो उसके बाद बनने वाला न्यूट्रॉन तारा हमेशा एक जैसा नहीं होता। पल्सर बनना कोई जरूरी नियम नहीं है, बल्कि यह कुछ खास परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर वे परिस्थितियां पूरी नहीं होती, तो वही न्यूट्रॉन तारा नॉन पल्सर बनकर मौजूद रहता है। सबसे पहली बात उसकी दिशा की होती है। न्यूट्रॉन तारे से जो रेडियो किरणें निकलती हैं, वे हर दिशा में नहीं फैलती, बल्कि पतली किरणों की तरह होती हैं। अगर ये किरणें पृथ्वी की ओर नहीं हैं,
तो तारा पल्सर होते हुए भी हमें पल्सर की तरह दिखाई ही नहीं देगा। हमारे लिए वह एक नॉन पल्सार जैसा ही होगा, जबकि असल में वह अंदर से वही काम कर रहा होता है। दूसरी बात उसकी घूमने की गति है। पल्सर बनने के लिए न्यूट्रॉन तारे का बहुत तेज घूमना जरूरी होता है, लेकिन कुछ न्यूट्रॉन तारे जन्म के समय ही धीरे घूमते हैं या समय के साथ उनकी गति कम हो जाती है। जब घूर्णन धीमा पड़ता है तो पल्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि वे पकड़ में नहीं आते। ऐसे में तारा नॉन पल्सार बनकर शांत दिखाई देता है। तीसरी और बहुत अहम वजह उसका चुंबकीय क्षेत्र है। पल्सर की पहचान उसका बेहद शक्तिशाली और सही दिशा में झुका हुआ चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो या ध्रुव ठीक तरह से झुके न हो तो मजबूत रेडियो पल्स पैदा ही नहीं होते। तब न्यूट्रॉन तारा ऊर्जा तो छोड़ता है, लेकिन पल्स के रूप में नहीं। चौथी वजह उसकी उम्र है। बहुत से नॉन पल्सर न्यूट्रॉन तारे बहुत युवा होते हैं, जैसे सीसीओस। वे अभी ठंडे हो रहे होते हैं और मुख्य रूप से एक्स रे में चमकते हैं। दूसरी तरफ कुछ बहुत पुराने न्यूट्रॉन तारे भी नॉन पल्सार बन जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। मतलब न तो जोर से पल्स करते हैं। आखिर में प्रकृति को हर चीज एक जैसी बनाना पसंद नहीं है। न्यूट्रॉन तारे अलग अलग हालात में जन्म लेते हैं, कहीं तेज घूर्णन, कहीं कमजोर चुंबकत्व, कहीं अलग दिशा। इन्हीं अंतर की वजह से कुछ न्यूट्रॉन तारे पल्सर बनते हैं और कुछ चुपचाप नॉन पल्सार बनकर मौजूद रहते हैं। न्यूट्रॉन तारे अपने निर्माण के तुरंत बाद अत्यंत तेजी से घूमते हैं और इसका कारण कोणीय संवेग का संरक्षण होता है। ठीक उसी तरह जैसे बर्फ पर घूमता हुआ स्केटर अपने हाथ अंदर खींच ले तो उसकी घूमने की गति बढ़ जाती है, वैसे ही मूल तारे के कोर का घूर्णन उसकी सिकुड़न के साथ तेज हो जाता है। एक नवजात न्यूट्रॉन तारा प्रति सेकंड कई बार घूम सकता है। न्यूट्रॉन तारे को एक ऐसी घूमती हुई वस्तु की तरह सोचो जो समय के साथ धीरे धीरे अपनी रफ्तार खो देती है। जब न्यूट्रॉन तारा पैदा होता है तो वह बहुत तेज घूमता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसकी यह घूर्णन गति कम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रॉन तारे का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र घूमते हुए लगातार ऊर्जा को बाहर की ओर विकिरण के रूप में छोड़ता रहता है। यह ऊर्जा असल में उसकी घूमने की ऊर्जा से आती है, इसलिए जितनी ऊर्जा बाहर जाती है उतनी ही उसकी घूर्णन गति घटती जाती है। पुराने न्यूट्रॉन तारे इतने धीमे हो सकते हैं कि उन्हें एक चक्कर पूरा करने में कई सेकंड लगने लगते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को ही स्पिन डाउन कहा जाता है। अब वैज्ञानिक इस घूर्णन को मापने के लिए एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका अपनाते हैं। न्यूट्रॉन तारे को एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल या पीरियड पी कहा जाता है। अगर कोई न्यूट्रॉन तारा हर एक सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो उसका पी और 1 सेकंड होगा। समय के साथ यह पी धीरे धीरे बढ़ता जाता है क्योंकि तारा धीमा हो रहा होता है। इस बढ़ने की दर को ही पी कहा जाता है, यानी समय के साथ पी में कितनी वृद्धि हो रही है। आसान शब्दों में कहें तो पी बताता है कितनी देर में एक चक्कर और पी डॉट बताता है यह देर कितनी तेजी से बढ़ रही है। पी डॉट की मात्रा आमतौर पर बहुत ही छोटी होती है क्योंकि न्यूट्रॉन तारे बहुत धीरे धीरे स्लो होते हैं। इसका मान लगभग 10-22 से लेकर 10-9 सेकंड प्रति सेकंड के बीच होता है। जो न्यूट्रॉन तारे बहुत तेज घूमते हैं, यानी जिनका पीरियड छोटा होता है, उनमें आमतौर पर पी डॉट भी छोटा होता है। जैसे जैसे न्यूट्रॉन तारा बूढ़ा होता है उसका घूमना धीमा होता जाता है, पीरियड बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वह इतना धीमा हो जाता है कि उसके घूमने से रेडियो तरंगें पैदा करने की प्रक्रिया काम ही नहीं कर पाती। तब वह रेडियो पल्सर के रूप में दिखाई देना बंद कर देता है। पी और पी डॉट सिर्फ घूमने की जानकारी ही नहीं देते, बल्कि इनसे न्यूट्रॉन तारे के चुंबकीय क्षेत्र की न्यूनतम ताकत का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा
इन्हीं दोनों मानों की मदद से वैज्ञानिक पल्सर की एक अनुमानित उम्र भी निकालते हैं, जिसे चरित्रगत आयु कैरेक्टरिस्टिक एज कहा जाता है। यह उम्र असली उम्र से थोड़ी ज्यादा निकलती है, खासकर युवा पल्सरों के मामले में, लेकिन फिर भी यह बहुत काम की जानकारी देती है। लेकिन कुछ न्यूट्रॉन तारे जैसे मैग्नेटार ऐसे भी होते हैं जिनकी वास्तविक चमक उनकी स्पिन डाउन ल्यूमिनोसिटी से लगभग 100 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि वहां ऊर्जा का मुख्य स्रोत घूमना नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का टूटना और उसमें होने वाली प्रक्रियाएं होती है। आखिर में वैज्ञानिक P और P डॉट को एक ग्राफ पर भी दर्शाते हैं, जिसे PP डॉट डायग्राम कहा जाता है। यह डायग्राम न्यूट्रॉन तारों और पल्सरों की पूरी आबादी के बारे में बहुत गहरी जानकारी देता है। कौन युवा है, कौन बूढ़ा है, किसका चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है और किसका कम। इसकी अहमियत न्यूट्रॉन तारों के लिए उतनी ही मानी जाती है जितनी सितारों के अध्ययन में हर्ट्ज़-स्प्रंग-रसेल डायग्राम की। न्यूट्रॉन तारे कई प्रकार के होते हैं। ये सभी एक ही मूल चीज न्यूट्रॉन तारा से बने होते हैं, लेकिन उनकी घूमने की गति, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा निकलने के तरीके अलग अलग होने की वजह से इन्हें अलग श्रेणियों में रखा जाता है। सबसे पहले आते हैं पल्सर्स। ये न्यूट्रॉन तारे बहुत तेजी से घूमते हैं और अपने चुंबकीय ध्रुवों से रेडियो तरंगें, कभी कभी एक्स-रे या गामा रे छोड़ते हैं। जब ये किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो हमें नियमित अंतराल पर सिग्नल मिलता है, जैसे कोई ब्रह्मांडीय घड़ी टिक टिक कर रही हो। इसलिए इन्हें पल्सर कहा जाता है। इन्हीं का एक खास रूप होता है मिलीसेकंड पल्सर। ये बेहद तेज घूमते हैं, 1 सेकंड में सैकड़ों बार तक। आमतौर पर ये पुराने न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिन्होंने पास के किसी साथी तारे से पदार्थ खींचकर दोबारा तेज घूमना शुरू कर दिया होता है। इन्हें रिसाइकल्ड पल्सर भी कहा जाता है। फिर आते हैं मैग्नेटार्स। ये न्यूट्रॉन तारे अपने अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, जो सामान्य पल्सरों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इनसे अचानक तेज एक्स-रे और गामा रे विस्फोट निकल सकते हैं। इनकी चमक का मुख्य स्रोत घूमना नहीं, बल्कि चुंबकीय ऊर्जा होती है। इसके बाद होते हैं नॉन पल्सिंग न्यूट्रॉन तारे, जिनमें एक महत्वपूर्ण वर्ग है सेंट्रल कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स CCOs। ये सुपरनोवा के अवशेषों के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन रेडियो पल्स नहीं भेजते। ये ज्यादातर एक्स-रे में दिखाई देते हैं और माने जाते हैं कि ये युवा शांत न्यूट्रॉन तारे होते हैं। एक और प्रकार है एक्स-रे बाइनरी न्यूट्रॉन तारे, एक्स-रे बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स। इनमें न्यूट्रॉन तारा किसी दूसरे तारे के साथ जुड़ा होता है और उससे पदार्थ खींचता है। यह पदार्थ जब न्यूट्रॉन तारे पर गिरता है तो जबरदस्त एक्स-रे निकलती है। यही वजह है कि ये सिस्टम एक्स-रे में बहुत चमकीले होते हैं। इसके अलावा आइसोलेटेड न्यूट्रॉन तारे, आइसोलेटेड न्यूट्रॉन स्टार्स भी होते हैं, जो किसी साथी तारे के बिना अकेले अंतरिक्ष में होते हैं। ये न तो साफ पल्स दिखाते हैं और न ही किसी बाइनरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, बल्कि अपनी बची खुची गर्मी को धीरे धीरे विकिरण के रूप में छोड़ते रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हर न्यूट्रॉन तारा एक सा नहीं होता। कोई तेज घूमकर पल्स भेजता है, कोई चुंबकीय ताकत से चमकता है, कोई शांत रहकर सिर्फ एक्स-रे में दिखता है। इन्हीं अलग अलग व्यवहारों की वजह से न्यूट्रॉन तारों को कई प्रकारों में बांटा गया है। वर्तमान समय में मिल्की वे आकाशगंगा और मैजेलैनिक बादलों में कुल मिलाकर लगभग 2200 न्यूट्रॉन तारे ज्ञात हैं। इनमें से ज्यादातर न्यूट्रॉन तारों की पहचान रेडियो पल्सर के रूप में हुई है, क्योंकि वे नियमित रेडियो संकेत भेजते हैं जिन्हें हमारी दूरबीनें पकड़ सकती हैं। न्यूट्रॉन तारे आमतौर पर मिल्की वे की डिस्क के आसपास अधिक पाए जाते हैं, लेकिन वे सिर्फ उसी पतली डिस्क तक सीमित नहीं रहते। इसका कारण यह है कि जब कोई बड़ा तारा सुपरनोवा विस्फोट से न्यूट्रॉन तारे में बदलता है, तो वह विस्फोट उस नए बने न्यूट्रॉन तारे को बहुत तेज रफ्तार दे सकता है। कई मामलों में यह रफ्तार लगभग 400 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है।
जिससे न्यूट्रॉन तारे डिस्क के ऊपर नीचे काफी दूर तक फैल जाते हैं। अगर पृथ्वी के पास मौजूद न्यूट्रॉन तारों की बात करें तो उनमें से कुछ अपेक्षाकृत नजदीक हैं। उदाहरण के लिए RX J1865 3 नाम का न्यूट्रॉन तारा पृथ्वी से लगभग 400 प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि PSR GSMO 1431 लगभग 424 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। RX J1865 3 एक खास समूह का सदस्य है जिसे वैज्ञानिक प्यार से दी मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं। यह 7 नजदीकी और अपेक्षाकृत शांत न्यूट्रॉन तारों का एक छोटा समूह है जो ज्यादातर एक्स-रे में दिखाई देता है। एक और रोचक न्यूट्रॉन तारा जिसे कैलवेरा नाम दिया गया है, तारामंडल उर्सा माइनर की पृष्ठभूमि में पाया गया था। इसका यह नाम इसे खोजने वाले कनाडाई और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1960 की मशहूर फिल्म द मैग्निफिसेंट 7 के एक खलनायक के नाम पर रखा। यह न्यूट्रॉन तारा बहुत तेजी से अंतरिक्ष में गति कर रहा है और इसकी खोज रोसैट ब्राइट सोर्स कैटलॉग की मदद से की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम न्यूट्रॉन तारों को आधुनिक तकनीक से ज्यादातर उनकी जिंदगी के शुरुआती चरणों में ही देख पाते हैं, आमतौर पर तब जब उनकी उम्र 10 लाख साल से कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे न्यूट्रॉन तारे बूढ़े होते जाते हैं वे ठंडे और शांत हो जाते हैं, उनके रेडियो या एक्सरे संकेत बहुत कमजोर पड़ जाते हैं और उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। असल में ब्रह्मांड में मौजूद पुराने न्यूट्रॉन तारों की संख्या ज्ञात न्यूट्रॉन तारों से कहीं ज्यादा है, लेकिन वे केवल अपनी बहुत हल्की ब्लैक बॉडी विकिरण या फिर आसपास के तारों पर पड़ने वाले गुरुत्वीय प्रभाव के जरिए ही अप्रत्यक्ष रूप से पहचाने जा सकते हैं। ज्ञात न्यूट्रॉन तारों में से लगभग 5% ऐसे हैं जो अकेले नहीं बल्कि बाइनरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, यानी वे किसी दूसरे खगोलीय पिंड के साथ गुरुत्वाकर्षण से बंधे होकर एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। ऐसे बाइनरी न्यूट्रॉन तारों का बनना और उनका आगे का विकास एक काफी जटिल प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि इसमें तारों का जन्म, उनका विकास, सुपरनोवा विस्फोट और आपसी गुरुत्वीय प्रभाव ऑल एक साथ भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन तारों को कई तरह के बाइनरी सिस्टमों में देखा है। कुछ मामलों में न्यूट्रॉन तारा एक साधारण मुख्य अनुक्रम तारे जैसे हमारा सूर्य के साथ पाया गया है, तो कुछ जगहों पर वह रेड जायंट जैसे बूढ़े और फैले हुए तारे के साथ घूमता हुआ देखा गया है। कई बाइनरी सिस्टमों में न्यूट्रॉन तारे का साथी एक व्हाइट ड्वार्फ भी हो सकता है, यानी ऐसा तारा जो अपना जीवन लगभग पूरा कर चुका हो। सबसे रोचक स्थितियों में वे सिस्टम आते हैं जहां 2 न्यूट्रॉन तारे एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन्हें डबल न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम कहा जाता है। आधुनिक खगोलीय सिद्धांतों के अनुसार न्यूट्रॉन तारे केवल तारों के साथ ही नहीं बल्कि ब्लैक होल के साथ भी बाइनरी सिस्टम बना सकते हैं। हालांकि ऐसे सिस्टमों को सीधे देख पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन उनके अस्तित्व की भविष्यवाणी मजबूत भौतिक मॉडलों के आधार पर की जाती है। जब ऐसे बाइनरी सिस्टम समय के साथ ऊर्जा खोते हैं तो उनके घटक एक दूसरे के और करीब आते जाते हैं। अंततः कुछ मामलों में वे आपस में टकरा जाते हैं या विलय मर्जर कर लेते हैं। 2 न्यूट्रॉन तारों का विलय या एक न्यूट्रॉन तारे और एक ब्लैक होल का विलय आधुनिक खगोल भौतिकी के लिए बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ऐसी घटनाओं के दौरान अंतरिक्ष समय में तेज कंपन पैदा होता है, जिसे हम गुरुत्वीय तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में पकड़ सकते हैं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने इन गुरुत्वीय तरंगों को सीधे मापा है, जिससे यह पुख्ता प्रमाण मिला है कि ऐसे बाइनरी सिस्टम वास्तव में मौजूद हैं और उनका विलय हो रहा है। बाइनरी स्टार सिस्टम इसलिए बनते हैं क्योंकि तारे अक्सर अकेले नहीं बल्कि समूहों और बादलों में जन्म लेते हैं। जब एक विशाल गैस और धूल का बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ना शुरू करता है तो वह हमेशा एक ही केंद्र में नहीं ढाता। कई बार वही बादल टूटकर 2 या उससे ज्यादा घने हिस्सों में बंट जाता है।
अगर दो घने हिस्से एक दूसरे के काफी पास हों और दोनों का द्रव्यमान पर्याप्त हो तो वे अलग अलग तारे बनते हुए भी गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं। इस तरह जन्म के समय ही एक बाइनरी सिस्टम बन जाता है जहां दोनों तारे एक साझा केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। इसके अलावा गैस बादल के भीतर घूमने की गति और कोणीय संवेग भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब बादल घूम रहा होता है और सिकुड़ता है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यही कारण है कि पूरा पदार्थ एक ही तारे में गिरने के बजाय कई हिस्सों में बंट जाता है। ये हिस्से आपस में गुरुत्वाकर्षण से बंधकर एक दूसरे की परिक्रमा करने लगते हैं। प्रकृति के लिए यह ज्यादा स्थिर अवस्था होती है, इसलिए अकेले तारे बनने के बजाय बाइनरी या मल्टीपल स्टार सिस्टम बनना आम बात है। कुछ मामलों में बाइनरी सिस्टम जन्म के समय नहीं बल्कि बाद में बनते हैं। घने स्टार क्लस्टरों में तारे एक दूसरे के काफी पास होते हैं। वहां गुरुत्वीय टकराव और आपसी खिंचाव के कारण कोई अकेला तारा किसी दूसरे तारे के साथ जुड़ सकता है। अगर उनकी आपसी गति सही सीमा में हो तो वे एक दूसरे से टकराने के बजाय गुरुत्वाकर्षण से बंध जाते हैं और एक बाइनरी सिस्टम बन जाता है। इसे गुरुत्वीय पकड़ या कैप्चर कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम बनने का एक और कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा का संतुलन ऐसे सिस्टमों में लंबे समय तक बना रह सकता है। दो तारे जब एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं तो उनकी ऊर्जा और गति एक स्थिर ढांचा बना लेती है। इसी वजह से बाइनरी सिस्टम अरबों साल तक टिक सकते हैं। कई बार ऐसे सिस्टमों में तारे एक दूसरे से पदार्थ भी खींचते हैं, जिससे उनके जीवन का रास्ता पूरी तरह बदल जाता है। यही कारण है कि सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारे, व्हाइट ड्वार्फ और यहां तक कि ब्लैक होल जैसी घटनाएं अक्सर बाइनरी सिस्टमों से जुड़ी होती हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम इसलिए बनते हैं क्योंकि तारे सामूहिक रूप से जन्म लेते हैं। गैस बादल का टूटना और घूमना उन्हें अलग अलग बनने देता है और गुरुत्वाकर्षण उन्हें अलग होने नहीं देता। प्रकृति के लिए दो या उससे ज्यादा तारों का एक साथ बंधकर घूमना कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक सामान्य और स्थिर व्यवस्था है। हाँ, न्यूट्रॉन स्टार के आसपास ग्रह हो सकते हैं और यह सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं है। खगोल विज्ञान में इसके ठोस प्रमाण भी मिल चुके हैं। लेकिन ऐसे ग्रहों की कहानी बिल्कुल अलग, थोड़ी रहस्यमयी और काफी कठोर परिस्थितियों से भरी होती है। न्यूट्रॉन स्टार किसी सामान्य तारे की तरह नहीं होता। जब एक बहुत बड़ा तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद अपने आप में ढह जाता है, तब उसका कोर सिकुड़कर न्यूट्रॉन स्टार बनता है। यह इतना घना होता है कि एक चम्मच पदार्थ का वजन पहाड़ जितना हो सकता है। ऐसे विनाशकारी विस्फोट में आमतौर पर आसपास मौजूद पुराने ग्रह नष्ट हो जाते हैं या बहुत दूर फेंक दिए जाते हैं। इसलिए लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि न्यूट्रॉन स्टार के पास ग्रह होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन 1990 के दशक में यह धारणा टूटी। पहली बार एक्सोप्लैनेट्स की खोज एक न्यूट्रॉन स्टार PSR B/257 पेप्लूज 112 के आसपास हुई। यह एक पल्सर है जो नियमित रेडियो तरंगें भेजता है। इन तरंगों में बहुत ही हल्का सा उतार चढ़ाव देखकर वैज्ञानिकों ने समझा कि उसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। यानी ग्रहों की खोज की शुरुआत ही न्यूट्रॉन स्टार से हुई थी, न कि सूर्य जैसे किसी सामान्य तारे से। अब सवाल उठता है कि जब सुपरनोवा सब कुछ उड़ा देता है तो फिर ग्रह बने कैसे? इसका जवाब यह है कि ऐसे ग्रह ज्यादातर दूसरी पीढ़ी के होते हैं। विस्फोट के बाद बचा हुआ पदार्थ, गैस और धूल न्यूट्रॉन स्टार के चारों ओर एक डिस्क बना सकता है। समय के साथ उसी डिस्क से नए ग्रह बन सकते हैं, कुछ कुछ वैसे ही जैसे किसी युवा तारे के चारों ओर ग्रह बनते हैं, लेकिन हालात कहीं ज्यादा चरम होते हैं। हालांकि न्यूट्रॉन स्टार के पास ग्रह होना एक बात है और वहां जीवन की संभावना होना बिल्कुल दूसरी। न्यूट्रॉन स्टार बेहद शक्तिशाली विकिरण छोड़ता है, एक्स-रे, गामा किरणें और तेज कणों की बौछार। इसका गुरुत्वाकर्षण भी असाधारण रूप से तीव्र होता है।
ऐसे माहौल में किसी ग्रह की सतह लगातार विकिरण से झुलस सकती है, उसका वायुमंडल उड़ सकता है और स्थिर तापमान बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए आज की समझ के अनुसार न्यूट्रॉन स्टार के आसपास ग्रह तो हो सकते हैं, लेकिन जीवन के लिए वे बेहद प्रतिकूल माने जाते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों के लिए ये ग्रह बहुत कीमती है। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ग्रह बनने की प्रक्रिया कितनी लचीली है, कि वह सिर्फ शांत सूरज जैसे तारों तक सीमित नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे हिंसक घटनाक्रमों के बाद भी नए ग्रह जन्म ले सकते हैं। यह विचार अपने आप में रोमांचक है कि जहां एक तारा मरता है, वहीं उसके अवशेषों से नई दुनियाएं जन्म ले सकती हैं। गहराई से देखें तो यह कहा जा सकता है कि न्यूट्रॉन स्टार के आसपास ग्रहों का अस्तित्व न सिर्फ संभव है, बल्कि ब्रह्मांड की अद्भुत जिजीविषा का प्रमाण भी है, जहां विनाश के बाद भी सृजन रुकता नहीं।